हम्म। प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज की क्लास में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक टॉपिक है हमारा, जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बारे जो टॉपिक है इसके बारे में आपने पहले से भी पढ़ा होगा, देखा होगा। इसका जो यूज है, हम ये क्यों पढ़ने जा रहे हैं, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है ना, बहुत सारे एग्जाम्स में इसको पूछा जाता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, एसएससी के एग्जाम्स में भी इसका यूज है। एसएससी हो गया आपका, बैंक का एग्जाम हो गया जो आप देने जा रहे हो, बैंक का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, एनडीए वगैरह एग्जाम होता है। तो लगभग हर एक एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। तो आज की क्लास में हमें ये समझना है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किस टाइप का होता है, मतलब इसके टाइप्स कितने होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमें ये समझना है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। ठीक है, ये भी हम सीखने जा रहे हैं। तीसरी बात, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करते टाइम हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जिनको हमें फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में ये सारी चीजें मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले बेसिक समझाता हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। देखिए दोस्तों, अब जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हो कि नाम ही है उसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसका मतलब इसमें जो मेजर पार्ट है ना, वो रीडिंग है। मतलब जितनी अच्छी आपकी रीडिंग होगी उतना प्रॉपर तरीके से इसको आप सॉल्व कर पाओगे। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है कॉम्प्रिहेंशन, इसका भी मतलब समझ लिया, इसका क्या मतलब होता है। आप ध्यान से देखोगे ना, ये जो वर्ड होता है ना कॉम्प्रिहेंशन, ये जो कॉम्प्रिहेंशन वर्ड है, ये कॉम्प्रिहेंशन जो वर्ड है, ये बना किससे दोस्तों, ये वर्ड बना है कॉम्प्रीहेंड से। ठीक है, मतलब इसकी जो वर्ब फॉर्म होती है वो होती है कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड होती है इसकी वर्ब फॉर्म। कॉम्प्रीहेंड का क्या मतलब होता है दोस्तों, कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग निकल के आया, तो दोस्तों इसका मीनिंग निकल के आया कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये हुआ कि किसी भी पैसेज को, किसी भी पैराग्राफ को जब आप रीड करते हैं तो उसको कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। तो आपको एक तो रीड करना है, देन उसको कॉम्प्रिहेंड करना है। अगर आप कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे तभी तो उसके क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे ना। सही है गलत है। तो हमें ये सारी बातों का ध्यान रखना है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब भी हम सॉल्व कर रहे हैं, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने से पहले आपकी एक प्रॉपर रीडिंग होनी चाहिए। अब रीडिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो दोस्तों सिंपल सी बात है, आप कुछ भी रीड करो इंग्लिश में, आपकी रीडिंग प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे कि आप चाहे तो कोई न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो डेली बेसिस पर। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि न्यूज़पेपर से आपके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो फुलफिल होती है वो ये होती है कि आपकी जनरल अवेयरनेस या बैंकिंग अवेयरनेस स्टार्ट हो जाती है, मतलब प्रॉपर हो जाती है। आप बैंकिंग की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कम से कम जो करंट अफेयर्स होते हैं वो टॉपिक आपका ऑलरेडी तैयार होने लगता है, पहली बात। दूसरी बात, जो मेजर जो इसका बेनिफिट है वो ये है दोस्तों कि जब आप रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो आपकी एक तो स्पीड बढ़ती है रीडिंग करने की। दूसरी बात, कॉम्प्रिहेंशन यानी कॉम्प्रिहेंड करने की भी स्पीड बढ़ती है। अब धीरे धीरे चीजों को समझना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में होता क्या है कि एक ही वर्ड कई बार यूज होता है, बार बार। एक बार अगर फर्स्ट वर्ड अगर आपने पहले दिन पढ़ा हुआ है, तो वही वर्ड आपको हो सकता है थर्ड डे मिल जाए, फिफ्थ डे मिल जाए। तो बार बार वही वर्ड यूज होते हैं, तो वर्ड्स जब बार बार यूज होंगे तो वो आपकी वोकेबलरी भी बनना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि न्यूज़पेपर से आपकी रीडिंग भी प्रिपेयर होगी, आपकी वोकेबलरी भी प्रिपेयर होगी। इसके अलावा आपका करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर होगा। इसके अलावा दोस्तों, कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको ये भी पता चलता है कि कौन से वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है। समझ रहे हो आप, जैसे हमने लिखा सिगरेट्स आर इंजूरियस डैश डैश
हेल्थ। ठीक है, ऐसा लिखा एक सेंटेंस। अब अगर क्या करोगे, आप बार बार न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, और उस न्यूज़पेपर में ये इंजूरियस वर्ड यूज हुआ होगा, तो जैसे ही आप इसको देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इसके साथ एक एक प्रीपोजिशन यूज करते हैं पेपर में बार बार, और वो होता है टू, इंजूरियस टू। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? ये भी आपको पता चलेगा दोस्तों, जब आप बार बार न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो उससे ये भी पता चलेगा कि आप कौन से वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन ऐड करना है ना, और पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग वहां पर क्या है, उसको कैसे यूज किया है, नाउन बना के यूज किया है, एडजेक्टिव एडवर्ब बना के यूज किया है। तो ये सारी चीजों में आपको ये हेल्प करता है रीडिंग। तो मेरा मानना तो ये कि आप अगर रीडिंग करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो रीडिंग आपको बहुत बेनिफिट देता है, मतलब एक कंप्लीट पैकेज समझता हूँ मैं। इंग्लिश अगर आपने एक बार सीख ली है, तो उसके बाद अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग ही करते रहते हैं ना, तो ये आपका कंप्लीट प्रैक्टिस है। आपको अलग से ना ग्रामर पढ़नी है, ना अलग से वोकैबुलरी पढ़नी है, ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, ना जंबल सेंटेंसेस पढ़ना है, ना क्लोज टेस्ट पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो जब आप कंटिन्यू करोगे ना, तो सारी चीजें आपकी प्रिपेयर होती रहेंगी। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी न्यूज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना दोस्तों, तो चलिए मैं समझा देता हूँ क्या क्या ध्यान रखना है आपको। सभी लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए, सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब आप पढ़ोगे ना, तो सबसे जो पहली जो चीज है, वो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, कि ये जो पैसेज दिया गया है, उसका टोन क्या है, किस टोन में बात हो रही है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किस टाइप की बातें हो रही हैं, क्योंकि ये हेल्प करेगा आपको बाद में किसी भी क्वेश्चन के आंसर को पिक करने में। क्योंकि जब सारी बातें पॉजिटिव हो रही होंगी, तो हमारे आंसर ज्यादातर पॉजिटिव होंगे। जब नेगेटिव हो रही होंगी, तो ज्यादातर हमारे आंसर नेगेटिव होंगे। तो एक तो टोन समझना है कि पैसेज की टोन क्या है। टोन समझने से एक और फायदा होगा, कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप टोन समझ लेते हैं, तो पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जिस कॉम्प्रिहेंशन को आप पढ़ रहे हैं, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, उसका थीम क्या है। तो वो थीम तभी बता पाओगे जब आपको टोन पता होगी कि इसका टोन क्या है। समझ रहे हो आप लोग? तो उसका टोन इंपॉर्टेंट हो गया, पहली बात। दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों? दूसरी बात, इस चीजों का ध्यान रखेंगे कि इसी में क्या होता है, कुछ वर्ड्स को बोल्ड कर देते हैं, डार्क कर देते हैं, और बाद में पूछ लेते हैं कि इस डार्क जो हमने वर्ड किया है, उस वर्ड का या तो सिनोनिम पूछ लेंगे या एंटोनिम पूछ लेंगे, तो थोड़ी सी वोकैबुलरी की भी हेल्प लगेगी। ठीक है, और कहीं कहीं थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल चीज, ग्रामेटिकली भी ये थोड़ा बहुत आपको हेल्प करेगा। कैसे करेगा, हम इस कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करते हैं, तो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे कॉम्प्रिहेंशन को। देखिए दोस्तों, देखिए, ये टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है, लिखा है कि मोस्ट पीपल स्पेंड ऑन एवरेज half of their day tapping away at their handheld devices. Full stop. Either, comma, surfing the net or checking notification. Full stop. Facebook ranks the highest in all social networking platform, comma, followed by Twitter, comma, Instagram and so forth. अब दोस्तों ध्यान से आप देखोगे, तो इसमें जो आप शुरू में ही जब आप पढ़ रहे हो ना, पहले ही पैराग्राफ में एक बात कही जा रही है कि ज्यादातर जो लोग है ना, ऑन एवरेज बात हो रही है, ज्यादातर जो लोग हैं ना, वो अपने दिन का आधे से ज्यादा समय सिर्फ उन डिवाइसेस को उन डिवाइसों को टैपिंग करने में निकाल दे। टैपिंग करने का मतलब है कि उनको टच कर रहे हैं, चला रहे हैं, यूज कर रहे हैं। जैसे हम अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को टैप करते रहते हैं बार बार, है ना, मोबाइल फोन की स्क्रीन को टैप करते हैं, लैपटॉप की स्क्रीन को देखते रहते हैं आप, कंप्यूटर की स्क्रीन देखते रहते हैं आप, है ना, टेलीविजन, मतलब कहीं ना कहीं हम स्क्रीन के सामने ही होते हैं ज्यादातर टाइम। ठीक है, अब उसके सामने हम क्या कर रहे होते हैं, तो नॉर्मली या तो हम नेट को सर्फ कर रहे होते हैं, या फिर हम नोटिफिकेशन वगैरह चेक कर रहे होते हैं। इन सब चीजों में जो हमारा ज्यादातर टाइम है ना, वो जा रहा है फेसबुक पर। मतलब फेसबुक सबसे नंबर वन पे आता है, रैंक नंबर वन पे आता है सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स है ना, उन सभी में फेसबुक का नंबर वन है, कि ज्यादातर टाइम लोग हम यहाँ पर गुजार रहे हैं। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा हुआ पढ़िए। कह रहे हैं कि सोशल मीडिया इज एडिक्टिव। जो सोशल मीडिया है ना, वो एडिक्टिव है, मतलब उसका एडिक्शन लग सकता है। विच इज वाई सो मैनी पीपल आर हुक्ड, often referred to as social networking addiction. This phrase, this phrase is often used to describe someone who spends too much time on Facebook, Twitter, Instagram and channels. तो कहने का मतलब है, सोशल मीडिया एडिक्टिव जो है ना, ये एक एक ऐसा वर्ड है, जनरली हम तब यूज करते हैं जब कोई एक ऐसा पर्सन होता है ना, जो मोस्टली टाइम अपना
इंटरनेट पर ही मतलब गुजारता है, जैसे कि अपना सोशल साइट चलाता रहता है, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, दुनिया भर की होती हैं, आप भी जानते होंगे। तो ऐसे लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए एक फ्रेज यूज किया जाता है, सोशल नेटवर्किंग एडिक्शन। एक फ्रेज यूज किया जाता है ऐसे लोगों के लिए जो ज्यादातर टाइम अपना इन सोशल साइट पर गुजारते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। अ ब्लॉग पोस्ट, Instagram post, tweet, or YouTube video can be produced easily by anyone and shared, which then be viewed by millions for free। कह रहे होता क्या है, नॉर्मली हम इन साइट पर या तो कोई ब्लॉग पोस्ट कर देते हैं, इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डाल दी, ट्वीट कर दिया कोई, या यूट्यूब का कोई वीडियो बना दिया। अब वो वीडियो बनाने के बाद उसको हम अपलोड कर देंगे, बाद में उसी वीडियो को मिलियंस ऑफ लोग उसको देखेंगे फ्री फ्री में। समझ रहे हो, ये सारी चीजें होती रहती हैं। फिर क्या कह रहे हैं, psychologists and scientists have now taken the time to study social media in terms of why they believe it interferes with the aspect of our daily life। तो कह रहे कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं और साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सोचा कि यार इसमें है क्या, मतलब लोग क्यों अपना ज्यादातर टाइम इन चीजों पे गुजार रहे हैं, और किस तरह से ये जो सोशल मीडिया है किस तरह से उनकी डेली लाइफ को इंटरफेयर कर रही है, उसके जो डेली लाइफ के जो पर्सपेक्टिव है उनको कैसे अफेक्ट कर रही है, ये जानने के लिए उन्होंने कोशिश की है। देयर इज नो ऑफिशियल मेडिकल टर्म दैट आइडेंटिफाइज एडिक्शन एंड सोशल नेटवर्किंग। हालांकि ऐसा कोई मेडिकल टर्म नहीं है, ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं किया, ऐसा मेडिकली कोई वर्ड हमने यूज नहीं करते हैं एडिक्शन के लिए। जैसे कि अब कोई प्रॉब्लम होती है, हमें मेडिकल प्रॉब्लम होती है, जैसे कि जैसे कोई बीमारी है लगातार फैल रही है, तो उसके लिए जैसे कैंसर यूज कर लिया कि भाई तुम्हारे हाथ में कुछ हो गया, अब वो फैलते जा रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा, हाथ काटना पड़ गया। तो इस टाइप के जो कॉन्टेजियस डिजीज होते हैं उनको क्या बोल दिया, उनको बोल दिया क्या, कैंसर बोल दिया। तो एक टर्म यूज किया ना कैंसर। हालांकि सोशल मीडिया का जो एडिक्शन है उसके लिए ऐसा आज तक कोई मेडिकल टर्म यूज नहीं किया गया है। ठीक है, क्यों नहीं किया गया, जरा समझते हैं उसके बारे में। अगर देखो क्या लिखा है, इट कैन नॉट बी डीम्ड एज disease or disorder as the cases are not severe and the habit can easily be maintained or prevented। कह रहे इसको ना एक डिजीज की तरह अभी तक नहीं लिया गया है। डीम शब्द का यहाँ पर मतलब है दोस्तों, ये जो डीम वर्ड यूज हुआ है ना, इसका ध्यान रखना आप लोग। डीम वर्ड का मतलब यहाँ पर है कंसीडर करना। डीम वर्ड का मीनिंग है कंसीडर करना, मानना। तो कह रहा है कि अभी तक जो सोशल मीडिया की जो एडिक्शन है ना, इस एडिक्शन को कोई डिसऑर्डर नहीं माना है, ना कोई बीमारी मानी है। क्योंकि जो केसेस अब तक आए हैं ना सोशल मीडिया एडिक्शन के, वो बहुत ज्यादा सीवियर नहीं रहे। मतलब बहुत ज्यादा सीवियर मतलब समझते हो, बहुत ज्यादा जो हालत खराब करने वाले हैं, सीवियर वाली प्रॉब्लम वाले हैं, सीवियर मतलब ग्रेवियस प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। मतलब नॉर्मल प्रॉब्लम है, और एक ऐसी हैबिट है जो इजीली मेंटेन की जा सकती है और प्रिवेंट की जा सकती है। जैसे मान लो किसी को एडिक्शन है बहुत ज्यादा, सोशल मीडिया का बहुत एडिक्शन है किसी पर्सन को, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों, जब किसी पर्सन को किसी चीज का बहुत ज्यादा एडिक्शन होता है, तो ऐसी चीजों को डील करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे आपने देखा होगा हर एक सिटी के अंदर एक आजकल रिहैब सेंटर बनने लगे हैं। ठीक है, तो रिहैब सेंटर में क्या करते हैं लोग, काफी लोग ऐसे होते हैं कि जो अपना मेडिटेशन के लिए 20 डेज 15 डेज का अपना एक पैक ले लेते हैं, और 15 डेज के लिए वहां पर चले जाते हैं। और वो क्या करते हैं कि वहां पर मेडिटेट करते हैं, सारे के सारे जितने भी डिवाइसेस होते हैं, मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, सब चीजों से दूर, दुनिया से दूर 15 दिन 20 दिन अपने आप को वहां पर वो स्पेंड करते हैं, अपनी हैबिट्स में, अपने रूटीन में, इन सब चीजों में, एक्टिविटीज में सब कुछ वो एक अच्छा सा चेंज लेके आते हैं, और वो अचीवेबल है, उसको अचीव कर लिया जाता है। इसीलिए ये इतना बड़ा डिसऑर्डर नहीं है, इसलिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ये प्रॉब्लम है, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि इसके लिए कोई मेडिकली टर्म यूज किया जाए। ठीक है, चलो ये बातें हो रही थी इसमें, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Furthermore, instead of spending long periods of time on social media, we dip into and out these sites all day long। जनरली होता ये है कि जो इंस्टाग्राम चला रहे होते हैं, फेसबुक चला रहे होते हैं, इनमें ऐसा नहीं है कि इंसान एक बार बैठ गया तो 4 घंटे तक लगातार चलाता रहा, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये होता है कि इसमें क्या होता है नॉर्मली, कि आपने चलाया 20 मिनट चलाया, उसके बाद वापस आ गए, फिर 10 मिनट बाद फिर वापस चले गए। डिप इन डिप आउट का मतलब क्या हुआ, कि बार बार हम उसको मतलब क्या कहते हैं, बार बार हम इसको लॉग इन कर रहे हैं, लॉग आउट कर रहे हैं, लॉग इन कर रहे हैं, लॉग आउट कर रहे हैं, इस तरह से पूरा दिन खेल चलता रहता है। ठीक है, ये सारी बातें हो रही हैं। आगे देखिए, बी चेक फॉर अपडेट्स फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल एज
न्यूज एंड इंफॉर्मेशन। और हम ये क्या करते रहते हैं, दिन भर ये चेक करते रहते हैं, किसी ने कोई पोस्ट डाल दी क्या, किसी फैमिली के किसी मेंबर ने, किसी फ्रेंड ने, या कोई न्यूज है जो वहां पर मिल जाए, हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो हम दिन भर यही काम करते रहते हैं। और ज्यादातर जो बंदे होते हैं ना आज के टाइम के, वो ज्यादातर जो न्यूज है ना वो कलेक्ट ही वहां से कर रहे हैं, सोशल मीडिया से, ठीक है। हालांकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी न्यूज फेक भी होती रहती हैं, ठीक है। However, the behavior associated with the excessive use of these channels has become the subject of much public and sociological debate. लेकिन अब ये ज्यादा कनेक्टिविटी, मतलब इस टाइप का जो बिहेवियर है ना, कि जो इंसान लगातार एक्सेसिव यूज कर रहा है चैनल्स का, लगा बहुत ज्यादा यूज कर रहा है सोशल साइट का, तो इसको एक, ये एक टॉपिक बन गया है, सोशियोलॉजिकल डिबेट का एक टॉपिक बन चुका है, ठीक है। अब आगे देखो क्या लिखा है। बी एक्टिवली पोस्ट, हम लगातार पोस्ट करते रहते हैं, लाइक करते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं पर्सनल पोस्ट। नॉट ओनली दैट, वी टेंड टू शेयर रिशेयर एक्सप्रेशन ऑफ देयर नेगेटिव एंड पॉजिटिव कॉन्टेजियसली, बट वाई। मतलब हम लगातार, कॉन्टेजियसली का मतलब होता है आपस में ही लगे हैं, लगातार लगे हैं आपस में, ठीक है, सब लोगों में कंटिन्यूअसली हम यही काम करते रहते हैं, हमारा यही काम है और कोई काम ही नहीं है। कोई अच्छा सा मीम लगा, अपने दोस्त को भेज दिया, कोई अच्छी सी पोस्ट लगी, किसी दोस्त को भेज दिया, फैमिली में भेज दिया, ग्रुप में डाल दिया, यही सब कुछ चलता रहता है। पोस्ट को लाइक करना, कमेंट करना, नहीं किया तो भाई पूछ लेते हैं, यार तुमने लाइक नहीं किया यार हमारी पोस्ट को, समझ रहे हो आप। ये सारी चीज चलती रहती है, ये इसी पर है। तो अगर आपने ये जो पहला पेज अगर आपने पढ़ा, ध्यान से सुना आपने, तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो सारा टॉपिक हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सोशल साइट के बारे में, कि एक इंसान अपना ज्यादातर टाइम सोशल साइट पर ही अपना स्पेंड करता है, और वहां पे करता क्या रहता है, मतलब वही मतलब कोई पोस्ट को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर रीशेयर करना, बस ये सब कुछ चलता रहता है, और उसमें ज्यादातर टाइम अपना स्पेंड कर देता है, ठीक है। चलो अगले पेज की तरफ चलते हैं। अगला पेज कहता है साइंटिस्ट्स believed some years ago that dopamine was simply a pleasure chemical in the brain। देखो ये, इसको थोड़ा ध्यान रखना, ये केमिकल का नाम है जो हमारे ब्रेन में होता है, ठीक है। और ये प्लेजर केमिकल होता है, मतलब जब हमें, मतलब जब ये रिलीज होता है, प्लेजर फील होता है, अच्छा लगता है, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो हम कुछ कर रहे हैं और उससे हमें बड़ा अच्छा फील हो रहा है। जैसे नॉर्मली हम फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे बैठे कोई मीम देख रहे हैं, मजा आ रहा है, तो ये डोपामाइन मतलब जो केमिकल है रिलीज होता है ब्रेन में, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है। रिसेंट स्टडीज हैव शोन दैट डोपामाइन एक्चुअली प्रोड्यूसेस द डिजायर इन पीपल टू बॉन्ड बाय ड्राइंग आउट द नीड फॉर अस टू सीक एंड सर्च। ये डोपामाइन जो है ना, एक ऐसा है, रिसेंट स्टडी में ये पता चला है दोस्तों, कि जो डोपामाइन है एक्चुअली प्रोड्यूस करता है डिजायर। मतलब जब ये डोपामाइन जो केमिकल है ब्रेन के अंदर, ये क्या करता है, इच्छा पैदा करता है इंसान के अंदर। क्या इच्छा पैदा करता है, कुछ ढूंढो, कुछ सर्च करो, टू सीक और सर्च समथिंग, ठीक है। क्रिएटिंग द अल्टीमेट ड्राइव टू फाइंड व्हाट इज दैट व्हाट वी वांट। मतलब एक ऐसी इच्छा पैदा करता है कि हमें पता होना चाहिए हर चीज के बारे में, कि व्हाट इज दैट, वो है क्या चीज, एंड व्हाट वी वांट, हमें क्या चाहिए, ये सब चीजों को लिए वो बार बार आपको मोटिवेट करता रहता है, ठीक है। मतलब क्या कहना चाहिए यार, इसके लिए इंस्टिगेट करता रहता है, ऐसा कह सकते हैं आप, है ना, इस तरह से मान लो आप, ट्रांसपायर कह सकते हो। फिर लिखा है डोपामाइन इज स्पॉन्टेनियस। डोपामाइन इज स्पॉन्टेनियस, मतलब ये स्पॉन्टेनियस का मतलब ये कभी भी है, कोई मतलब इसका फिक्स नहीं है, कभी भी हो सकता है, ठीक है। इज स्पॉन्टेनियस, इट इज सिमुलेटेड बाय अनप्रेडिक्टेबिलिटी, मतलब ये ऐसा नहीं है कि मतलब इसका कोई फिक्स टाइम है कि नहीं भाई डोपामाइन रिलीज होगा 6 बजे सुबह, ऐसा नहीं है। ये स्पॉन्टेनियस है, किसी भी टाइम हो सकता है, समझ रहे हो, अनप्रिडिक्टेबल है, एंड स्मॉल बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल एज रिवार्ड क्यूज विच आर द सेम कंडीशन दैट सोशल मीडिया प्रेजेंट्स टू ऑल यूजर्स, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सी बातें समझ में आ रही होंगी आपको, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या लिखा हुआ है। इन एडिशन द पुल ऑफ डोपामाइन इज सो स्ट्रॉन्ग दैट रिसेंट स्टडीज हैव शोन दैट ट्वीटिंग फॉर एग्जांपल कैन बी हार्डर टू रजिस्ट देन सिगरेट्स एंड अल्कोहल। अब ये बात थोड़ी आपको समझने वाली है। कह रहे जो अभी रिसेंट स्टडी है ना, उसमें ये सब कुछ मिला है, हमें स्टडी के द्वारा पता चला है कि जो मतलब जो डोपामाइन का जो खिंचाव है ना, जिस तरह से वो आपको अट्रैक्ट करता है, जिस तरह से आपको मजबूर कर देता है, ऐसा मान लीजिए कि चीजों को ट्वीट करने के लिए, पोस्ट करने के लिए, इन सब चीजों के लिए जितना वो मजबूर कर देता है, इसकी
पावर उससे ज्यादा होती है जो हम सिगरेट और अल्कोहल के लिए, जैसे हमारे अंदर इच्छा पैदा होती है ना कि चलो यार सिगरेट पी लेते हैं। कोई पर्सन है जिसको हैबिट है सिगरेट पीने की, तो किसी पर्सन को सिगरेट और अल्कोहल की आदत है ना, तो उसके लिए जो लत लगती है, जो उसके लिए इच्छा होती है, उससे कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर ये डेवलप करता है, ये प्रोड्यूस करता है डोपामाइन। समझ रहे हो? किसके लिए? ट्वीट करने के लिए। ट्वीट करने के लिए, पोस्ट करने के लिए जो इच्छा होती है, वो कई गुना ज्यादा हार्ड होती है सिगरेट और अल्कोहल की तुलना में। ठीक है, ये बात हो रही है इसमें। मतलब समझ रहे हो आप? ये डोपामाइन से जो हमें एडिक्शन हो रहा है सोशल मीडिया के लिए, जो हमारे लिए ये बार बार ट्रांसपायर कर रहा है, तो उसको अगर ध्यान से देखा जाएगा तो ये इसकी जो इच्छा है ना, वो सिगरेट और अल्कोहल से भी ज्यादा होगी। रिसर्चर्स एट शिकागो यूनिवर्सिटी स्टडीड द इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया। मतलब शिकागो की जो यूनिवर्सिटी है, उन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी में जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने स्टडी करा जो सोशल मीडिया के जो इफेक्ट है उनके बारे में, कि क्या हो सकता है, कैसे इफेक्ट हो सकते हैं। दे कंक्लूड क्वाइट क्विकली, और उन्होंने बड़े जल्दी कंक्लूड कर दिया। क्या किया? दैट पीपल प्रेजेंटेड हायर लेवल ऑफ एडिक्शन टू सोशल मीडिया देन द नीड टू स्मोक एंड ड्रिंक। वही बात हो रही है ना कि जो लोग है ना, उनमें एडिक्शन जो सोशल मीडिया को लेकर था ना, वो सिगरेट और अल्कोहल से ज्यादा था। ठीक है। मीडिया क्रैबिंग्स रैंक्ड हायर। तो मीडिया के लिए जो क्रैबिंग है ना, वो बहुत ज्यादा थी। समझ रहे हो आप? ये सारी बातें हो रही हैं। एक सेकंड को। हाँ जी, आगे देखिए। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट oxytocin. Many call it the cuddle chemical because the brain releases pleasure chemicals that transpire usually when you kiss and hug or tweet. तो कहने का मतलब है कि एक और केमिकल की बात हो रही है कि इसको ना भूलें। ऑक्सीटॉक्सिन भी एक केमिकल है। ज्यादातर लोग इसको कडल केमिकल कहते हैं। कडल समझते हो? मतलब एक प्रकार का हग को ही कहा जाता है, लेकिन ये एक ऐसा हग होता है जिसमें एक माँ अपने बच्चे को हग कर रही होती है, लाड़ कर रही होती है, इसको कडल कहते हैं। ठीक है। तो कडल केमिकल है बिकॉज द ब्रेन रिलीजेस प्लेजर केमिकल दैट ट्रांसफर यूजली व्हेन यू किस और हक। मतलब जब किसी को आप किस या हक करते हैं, छोटे से बच्चे को करते हैं, किस और हक कर रहे होते हैं या ट्वीट कर रहे होते हैं, तो ये प्लेजर केमिकल रिलीज होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इट इज ऑल्सो नोन एज द हार्मोन दैट बिल्ड्स द स्ट्रॉन्ग एट यूनिक बॉन्ड बिटवीन मदर्स एंड देयर बेबीज। मतलब एक ऐसा हार्मोन है, ये इसको हार्मोन के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा हार्मोन है जो एक स्ट्रॉन्ग और यूनिक बॉन्ड बनाता है माँ और उसके बच्चों के बीच में। ठीक है। ऑक्सीटॉक्सिन इज नाउ रिगार्डेड एज द ह्यूमन स्टिमुलेंट ऑफ एम्पैथी, जेनरोसिटी, ट्रस्ट एंड मोर। मतलब एक ऐसा है ऑक्सीटॉक्सिन जिसको हम एक रिगार्ड करते हैं, इसको मानते हैं कि ये क्या करता है? एम्पैथी मतलब किसी के प्रति अच्छी फीलिंग होना, जेनरोसिटी उदारता होना, ट्रस्ट यानी कि विश्वास होना, ये सारी चीजों के लिए यूज होता है। मतलब इन सारी चीजों के लिए इसको रिगार्ड किया जाता है, माना जाता है कि इन सब के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। These are factors which many advertisers and marketers play when promoting a brand or business over social media। मतलब ये सारे फैक्टर्स हैं जिनको एडवर्टाइजर्स और जो मार्केटर्स होते हैं वो प्ले करते हैं अपने किसी ब्रांड को अपने ब्रांड की प्रमोशन के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे पेज पर चलिए। चलो, ये इसका लास्ट पेज है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है नेवरदलेस प्रॉब्लम्स हैव अराइजन मोस्ट कॉमनली विद द स्कूल किड्स। हालांकि ये जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, वो किसके साथ आ रही है दोस्तों? स्कूल किड्स के साथ। वेयर बाय मोबाइल फोन डिवाइसेस हैव बीन कन्फिस्केटेड। कन्फिस्केट वर्ड को ध्यान से सुन लो। कन्फिस्केट का मतलब होता है सीज करना। कन्फिस्केट का मतलब क्या होता है दोस्तों? सीज कर लेना, ध्यान रखना। कन्फिस्केट वर्ड का मतलब होता है सीज करना किसी चीज को। बिकॉज जब्त कर लेना मतलब हिंदी में। बिकॉज एग्जाम रिजल्ट्स हैव फॉलन सीवियरली ड्यू टू लेक ऑफ अटेंशन ऑन होमवर्क और स्टडीज। तो भाई सीधी सी बात है, जब स्कूल किड्स के हाथों में मोबाइल फोन होगा, लैपटॉप होगा, तो क्या होगा दोस्तों? वो ज्यादातर टाइम अपना वहां स्पेंड करेंगे। जब वो ज्यादातर टाइम वहां स्पेंड करेंगे तो उनका टेंशन पढ़ाई लिखाई पे कम होगा, तो रिजल्ट गिरेंगे इससे। तो बस वही बातें हो रही हैं। इसकी वजह से क्या किया उन्होंने? मोबाइल फोन वगैरह को कन्फिस्केट कर लिया। Schools in many westernized countries have had to take drastic action। बहुत सारे
जो वेस्टर्न कंट्री के जो स्कूल है ना, उन्होंने क्या किया है कि एक ड्रास्टिक एक्शन लिया है, बैनिंग स्मार्टफोन, स्मार्टफोन को बैन कर दिया, आईपैड एंड मोस्ट पोर्टेबल डिवाइसेस फ्रॉम स्कूल प्रेमाइसेस। तो कह रहे जो स्कूल के प्रेमाइसेस है ना, वहां से इन्होंने पोर्टेबल डिवाइसेस को मतलब उन्होंने बैन ही कर दिया है, एज इट इज क्लेम टू बी अ ह्यूज डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि पता चल रहा था कि ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन समझते होगे ना, हमारा ध्यान भटकाने वाली चीज है। वेयर एज अदर स्कूल्स यूज इट फॉर एजुकेशनल purposes and as a reward system for their pupils। pupils का मतलब होता है स्कूल किड्स, यंग, ठीक है, स्कूल किड्स, पीपल का मतलब होता है स्कूल किड्स, ध्यान रखना इस बात का। कन्फिस्केट का मतलब होता है सीज करना, पीपल्स का मतलब होता है यंग किड्स कह दो, स्कूल किड्स कह दो, उन्हीं को यूज किया जाता है, ठीक है। चलो, तो कह रहे हैं कि भाई ज्यादातर जगह पर तो इनको बंद कर दिया है, लेकिन क्या कह रहे हैं, अदर स्कूल यूज इट फॉर एजुकेशनल पर्पजेस, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे भी है जो इसको अभी भी यूज करने देते हैं, लेकिन एजुकेशनल पर्पज के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ाइए। रिसर्च हैज ऑल्सो इंडिकेटेड unsurprisingly that Facebook is the most common activity that university students switch to। समझ रहे हो आप? तो कह रहे हैं इन सब में ना जो फेसबुक है ना, वो सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा अगर कोई चीज है जिसको हमने देखा है, मतलब लोग ज्यादातर किस चीज को यूज कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी ज्यादा कर रहे हैं, तो फेसबुक इज द मोस्ट कॉमन एक्टिविटी दैट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट स्विच टू। मतलब यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है ना, वो ज्यादातर वहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट वहां पर फेसबुक के साथ ही जुड़े हुए देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। वैन स्टडिंग, जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं तो ज्यादातर बच्चे फेसबुक से ही कनेक्टेड रहते हैं। Worryingly, it has also found that those who most engage in this type of internet browsing tend to have lower level of educational achievement। सिंपल सी बात है यार, ये कहा जा रहा है कि ये चिंता की बात है, दुख की बात है, लेकिन ये सच है कि जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स या जो लोग ज्यादातर अपना टाइम सोशल मीडिया पे ही गुजारते हैं, उसकी एंगेजमेंट में ज्यादा निकाल देते हैं, वहां पर एंगेज रहते हैं सोशल सोशल साइट पर, तो उनके साथ क्या होता है कि उनकी जो एजुकेशनल अचीवमेंट है ना, उतनी ही ज्यादा कम होती है। जितना ज्यादा वो टाइम स्पेंड करते हैं, उनकी एजुकेशनल अचीवमेंट उतनी ही ज्यादा कम होती है दोस्तों। अब सिंपल सी बात है, समझ में आ ही रहा होगा, इसीलिए कम रहेंगे दोस्तों। कि जब आप सोचो यार, जब आप अपना टाइम पढ़ाई लिखाई पे दे ही नहीं रहे, पढ़ाई पर आपका ध्यान है ही नहीं, तो आपकी एजुकेशनल अचीवमेंट श्योरली डेफिनेटली मतलब आपकी कमी होगी। आगे देखो क्या लिखा है। ऑल्सो there have been many cases of student posting or sharing content that is unethical। मतलब आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लोग ऐसे भी कंटेंट शेयर कर लेते हैं जो कि अनएथिकल है। अब अनएथिकल को आप समझते होंगे, मैं क्या ही बोलूं, आप तो समझते ही हो कैसे कंटेंट को डाल देते हैं। कोई मतलब ऑब्सीन कंटेंट डाल दिया, ऑब्सीन जानते हो ना, अश्लील टाइप का, तो वो भी गलत है। या कोई ऐसा कंटेंट डाल दिया जिसमें किसी की डिसरिस्पेक्ट की जा रही हो, किसी को अब्यूज किया जा रहा हो, तो ये सारी चीजें कैसे अनएथिकल होती है, जो कि नहीं करना चाहिए। विच हैज कॉज्ड पेरेंट्स एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन टू लिमिट द यूज ऑफ ऑनलाइन नेटवर्किंग चैनल्स। और इसकी वजह से ना पेरेंट्स और एकेडमिक जो इंस्टीट्यूशन होता है, उनको बच्चों को लिमिट करना पड़ता है, उनके जो जो ऑनलाइन यूजर्स है ना, उनकी जो ऑनलाइन एक्टिविटीज है ना, उनको लिमिट करना पड़ता है, क्योंकि वो जब चीजें गलत करने लगेंगे तो उनको लिमिट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा पैसेज था जो हमने पढ़ लिया है। पैसेज में सारी बातें किसके बारे में हुई हैं, आपको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ने के बाद आपको पता चला होगा कि ये सारा का सारा सोशल मीडिया की बात तो हो रही है, लेकिन ज्यादातर उसके डिसएडवांटेज की ही बात हुई है, कोई एडवांटेज की बात तो हुई नहीं है कि सोशल मीडिया किस तरह से एक आम इंसान की, बच्चों की, स्टूडेंट की लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रहा है। ये सारी बातें हुई है इसमें, ठीक है। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, इसके क्वेश्चंस को पढ़ना है, फिर उसके हिसाब से हमें इसके आंसर को टिक करना है कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर होगा और क्यों होगा। चलिए आइए चेक करते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि विच इज द मोस्ट कॉमन एक्टिविटी दैट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट स्विच टू व्हेन स्टडिंग। अभी आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, मैं आपको वापस लेके चलता हूँ, जरा ध्यान से आ जाइए। यहाँ पर देखिए, देखो यहाँ लगा है, रिसर्च हैज ऑल्सो इंडिकेटेड अनसरप्राइजिंगली दैट फेसबुक इज द मोस्ट कॉमन, देखो क्या लिखा है, फेसबुक इज द मोस्ट कॉमन एक्टिविटी दैट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट स्विच टू, यही लिखा है ना।
मतलब यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया ना कि फेसबुक इज द मोस्ट कॉमन एक्टिविटी दैट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट स्विच टू। और उन्होंने यही पूछा कि बता दो कि कौन सी एक्टिविटी है जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ज्यादा करते हैं। विच इज द मोस्ट कॉमन एक्टिविटी दैट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट स्विच टू व्हेन स्टडिंग, जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो दोस्तों आंसर क्या होगा? फेसबुक। सही है गलत है? इजी है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Why is there no real medical term that identifies addiction and social networking? कह रहा है कि भाई ये बताओ कि यहाँ पर कोई जो जो सोशल मीडिया का जो एडिक्शन होता है लोगों को, सोशल नेटवर्किंग जो साइट होती है उनका जो एडिक्शन होता है उसके लिए कोई मेडिकल टर्म क्यों यूज नहीं किया? तो आपको याद है हमने पहले पढ़ा था, उसमें क्या लिखा था? चलो एक बार इसी को पढ़ लेते हैं और फिर हम अपने पैसेज को पढ़ेंगे। रिसर्च इज नॉट येट डन ऑन द सब्जेक्ट। कह रहे इस टॉपिक पर रिसर्च ही नहीं हुई है, जबकि हमने देखा कि रिसर्च हो चुकी है। शिकागो की भी रिसर्चर्स हैं, उन्होंने भी मतलब इस पर अपना कुछ जो उन्होंने रिसर्च किया वो उन्होंने एक्सप्रेस किया कि भाई ऐसा ऐसा होता है। तो मतलब ऐसा नहीं है, साइंटिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने, शिकागो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने, इन्होंने स्टडी कर रखी उस पर। तो ये जो पहला ऑप्शन कह रहा है, पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा दोस्तों। It cannot be deemed as a disease or disorder as cases are not severe। देखो ये बात हो रही थी ना, मैंने आपको अभी दिखाऊंगा भी आपको, डोंट वरी। अभी मैं इसको दिखाऊंगा भी कि हाँ यही बात हो रही थी। फिर दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड वाले सी पार्ट को पढ़ो। द हैबिट कैन इजिली बी मेंटेन और प्रिवेंटेड। ये दोनों ही बातें सही है दोस्तों, ये दोनों बातें सही है। मतलब बी और सी आंसर होगा, मतलब सेकंड और थर्ड यानी कि ई आंसर होगा। अभी हम देख लेते हैं कैसे होगा। तो उस जो पैसेज में हमने ये पढ़ा था, मतलब वापस आ जाते हैं, बता देता हूँ आपके लिए। देखिए जरा दोस्तों, एक और पीछे चलो, ये इधर देखो, यहाँ पे मिलेगा आपको। देखो ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको ध्यान से पढ़ो। Psychologists and scientists have now taken the time to study social media in terms of why they believe it interferes with aspect of daily life। अब आगे देखिए, देयर इज नो ऑफिशियल मेडिकल टर्म। देखो मिला आपको दोस्तों, इधर थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, देखिए जरा, यहाँ से देखिए। देयर इज नो ऑफिशियल, देखो यहाँ से, देयर इज नो ऑफिशियल मेडिकल टर्म दैट आइडेंटिफाइज addiction and social networking। It cannot be deemed as disease or disorder as the cases are not severe and the habit can easily be maintained or prevented। तो दोस्तों यही सारी बात हुई है, बताओ यही सारी बात हो चुकी है पहले से ही। क्यों इसके लिए कोई मेडिकल टर्म यूज नहीं करते? क्योंकि ना तो केसेस बहुत ज्यादा सीवियर रहे, ना हैबिट इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि जिसको इम्प्रूव ही नहीं किया जा सकता है। तो जिस वजह से ये वो रीजन था दोस्तों जिस वजह से इसके लिए कोई मेडिकल टर्म यूज नहीं किया गया है। समझ रहे हो आप लोग? चलो तो आधा तरह वापस आगे बढ़ते हैं, आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आ जाइए, अरे ये नहीं, यहाँ पर आ जाइए। तो ये पता चल गया आप लोगों को कि ये आंसर होगा हमारा बी और सी, यानी कि ई वाला पोर्शन में ये दोनों आंसर फिट होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िए। अगला लिखा है, it creates the ultimate what stands true about dopamine in the present scenario। मतलब डोपामाइन को कौन ऐसा, यहाँ पर ऐसा कौन सा सेंटेंस दिया हुआ है जो डोपामाइन को डिफाइन करता हो? ध्यान से पढ़िए जरा। इट क्रिएट्स द अल्टीमेट ड्राइव टू फाइंड व्हाट इज दैट एंड व्हाट वी वांट, ये तो था भाई। दूसरा, इट्स it is stimulated by unpredictability and small bits of information as well as reward cues, बिल्कुल सही था, ये भी था। डोपामाइन was simply a pleasure chemical in the brain। तो भाई यहाँ क्या लगा, डोपामाइन was नहीं है भाई, डोपामाइन डोपामाइन इज है, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पर जो आंसर होगा ए और बी होगा दोस्तों, यानी कि ए और बी किस पार्ट में दिए हुए हैं, डी में। तो आंसर होगा हमारा डी, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, इजी है यार दोस्तों, डिफिकल्टी इसमें कुछ है ही नहीं, सरल सरल से क्वेश्चन है, समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़िए जरा, क्या लिखा है, वाई इज ऑक्सीटॉक्सिन रिगार्डेड एज द कडल केमिकल। तो जो ऑक्सीटॉक्सिन होता है इसको कडल केमिकल क्यों कहते हैं? द ब्रेन रिलीजेस प्लेजर केमिकल दैट ट्रांसफायर यूजली व्हेन यू किस और हग। ये तो होता है भाई,
ये तभी रिलीज होता है जब किस या हक करते हैं, ट्वीट करते हैं। इट बिल्ड द स्ट्रॉन्ग एट यूनिक बॉन्ड बिटवीन मदर्स एंड बेबीज, बिल्कुल सही था। इट प्रोड्यूसेस डिजायर इन पीपल टू बॉन्ड बाय ड्राइंग आउट द नीड फॉर अस टू सीक एंड सर्च, ये नहीं था, ये डोपामाइन का था, ये डोपामाइन का था। यानी ये दो आंसर होंगे आपके, ए और बी। ए और बी किस में है? डी में, तो आंसर होगा आपका डी। सही है गलत है दोस्तों? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? किसी को डाउट तो पूछ लेना मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, आपके सामने दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू वर्ड कॉन्टेजियसली? कॉन्टेजियस वर्ड का मीनिंग समझते हो आप? अरे कॉन्टेजियस है एक, अच्छा कॉन्टेजियस का मतलब मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा मैंने शायद पिछली बार कुछ और पढ़ लिया इसको शायद। ठीक है, देखिए दोस्तों, कॉन्टेजियस जो वर्ड होता है ना, इसका मीनिंग समझो आप। कॉन्टेजियस का मतलब होता है एक ऐसा जो, मतलब जनरली रोगों के लिए यूज किया जाता है, सॉरी ये यूज किया जाता है जनरली रोग के लिए, डिसीज के लिए। और एक ऐसा रोग, एक ऐसा डिसीज जो कि स्प्रेड होता है, फैलता है बाय कॉन, व्हेन यू कम इन, व्हेन यू इन द कम, सॉरी यार, व्हेन यू हैव एनी कांटेक्ट विद द पेशेंट हैविंग द सेम डिसीज, इट स्प्रेड्स। ठीक है, तो ये कॉन्टेजियस तो होता है, क्यों होता है? क्योंकि जब आप किसी के संपर्क में आते हैं तो आपको ये लग सकता है, जैसे कि कोविड था, अभी सबसे पहले कोविड था, आया था ना, तो ये स्प्रेड होता है, इट स्प्रेड्स, इट स्प्रेड्स व्हेन यू कम इन द contact of of a patient with, पेशेंट ही रहने दो, ठीक है, किसी ऐसे किसी पेशेंट के कांटेक्ट में जब आप आते हो और आपके लिए ये बीमारी लग जाती है तो उसे बोलते हैं कॉन्टेजियस। ठीक है, मतलब होता है स्प्रेड करना, तेजी से फैलने वाला। ठीक है, तो जब आप कांटेक्ट करते हो, कांटेक्ट करने से ही आपको फैल रहा है, तो इसको बोलते हैं कॉन्टेजियस। अब इसमें इन सारे वर्ड्स के हमें मीनिंग समझने हैं, किस वर्ड का ये मीनिंग होता है दोस्तों, ये हमें समझना है। ठीक है, चलो आओ जरा चेक करके देखते हैं, समझते हैं एक बार, मैं इसको पूरा, चलो कोई बात नहीं। देखिए, एक वर्ड यूज हुआ है असेल, एक वर्ड यूज हुआ है एम्बीवेलेंट, एक हुआ आर्बोरियल, एक हुआ मैलिग्नेंट, एक हुआ कॉजेंट। इन सारे वर्ड्स की मीनिंग समझ लेते हैं दोस्तों। अब देखिए जरा इनकी मीनिंग क्या है। असेल वर्ड का मतलब होता है टू अटैक somebody विद वर्ड्स और बाय हिटिंग somebody विद फिजिकल, फिजिकली, टू हिट somebody फिजिकली। ठीक है, तो किसी को फिजिकली हर्ट कर रहे हो आप, किसी को ब्लो मतलब मुक्का मार दिया किसी को आपने, या किसी को वर्ड से क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो असेल का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज somebody और टू हर्ट somebody। ठीक है, तो ये दो वर्ड इसके मीनिंग होते हैं, आप लिख सकते हैं कि इसका मतलब होता है टू क्रिटिसाइज, टू क्रिटिसाइज, टू क्रिटिसाइज somebody, राइट, ये मीनिंग होता है इसका। ठीक है, और इसका एक मीनिंग और भी होता है, टू हेट somebody, टू हेट somebody, एस भी मतलब somebody होता है, टू हेट somebody फिजिकली। ठीक है, अच्छा एम्बिवेलेंट का क्या मतलब होता है? एम्बिवेलेंट का मतलब होता है अनश्योर ऑफ योर फीलिंग्स, मतलब अपनी फीलिंग्स को लेकर आप खुद ही श्योर नहीं हो। कभी किसी चीज के बारे में अच्छा बोल रहे हो कि हाँ यार ऐसा है, ऐसा ऐसा है, बाद में उसी की बुराई करने लग गए। मतलब फीलिंग्स को लेकर श्योरिटी नहीं है आपको, आप जो फील कर रहे हो ना, आप खुद ही श्योर नहीं हो कि क्या है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं नॉट श्योर अबाउट, नॉट श्योर अबाउट योर फीलिंग्स, तो फीलिंग्स को लेकर श्योरिटी नहीं है।
आर्बोरियल मतलब क्या होता है? ये होता है टू रिलेट विथ ट्रीज। हम्म। ठीक है, मतलब पेड़ पौधों से संबंधित, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कोई ऐसा पर्सन है या एनिमल है जो पेड़ों पे रहता हो, जैसे कि आर्बोरियल मंकी। ठीक है, या पेड़ों पे रहता है या पेड़ों के बीच में रहता है जंगलों वगैरह में, तो उसे आर्बोरियल यूज करते हैं, आर्बोरियल आर्बोरियल वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, और जनरली ये ट्रीज से रिलेटेड होता है। ठीक है, फिर है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट का मतलब होता है कि समथिंग विच स्प्रेड्स क्विकली। मैलिग्नेंट का मतलब होता है कोई डिसीज है, कोई रोग है जो बहुत तेजी से फैलता है, लाइक कैंसर। तो मैलिग्नेंट वर्ड का मतलब होता है स्प्रेड, स्प्रेड्स क्विकली, तेजी से फैलने वाला, मतलब कैंसर टाइप। और कॉजेंट का क्या मतलब होता है? टू बी क्लियर, टू बी क्लियर, मतलब किसी चीज को एक्सप्रेस कर रहा है क्लियरली। इफ यू आर एक्सप्रेसिंग समथिंग वेरी क्लियरली, यू शुड रेफर द वर्ड कॉजेंट। कॉजेंट मीन्स, कॉजेंट मीन्स टू एक्सप्रेस समथिंग क्वाइट क्लियरली, राइट। तो कॉजेंट का मतलब होता है क्लियरली, जब आप कुछ बोल रहे होते तो आप यूज कर सकते हैं। और एक वर्ड और भी होता है, इसके दो मीनिंग होते हैं, दोनों लिख देता हूँ। टू एक्सप्रेस क्लियरली, एक तो ये होता है टू एक्सप्रेस क्लियरली। एक मीनिंग और होता है इसका, टू एक्सप्रेस समथिंग स्ट्रांगली, टू एक्सप्रेस समथिंग सो स्ट्रांगली दैट द पीपल हु आर लिसनिंग यू शुड बिलीव। मतलब इतना स्ट्रांग बोले कि आप इतना अच्छे तरीके से आप किसी चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि सामने वाला उसको बिलीव कर ले कि हाँ यार ये सही बात होगी। ठीक है, तो क्लियरली होता है और एक होता है स्ट्रांगली होता है। ठीक है, टू स्पीक स्ट्रांगली, स्पीक स्ट्रांगली। ये सारी बुकें अब आपके सामने है। असेल का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समबडी, किसी को क्रिटिसाइज करना, टू क्रिटिसाइज समबडी। और टू हिट समबडी फिजिकली। एम्बिवेलेंट का मतलब होता है फीलिंग्स को लेकर खुद ही श्योर नहीं है। आर्बोरियल का मतलब होता है रिलेटिंग टू ट्रीज, पेड़ पौधों से संबंधित। और मेलिग्नेंट का मतलब होता है समथिंग विच स्प्रेड्स क्विकली। कॉसेंट का मतलब होता है टू स्पीक समथिंग स्ट्रांगली और टू एक्सप्रेस समथिंग क्लियरली, एक ही बात हो रही, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी ये सारे मीनिंग मैंने आपको बता दिए हैं। तो कॉन्टेजियसली का मतलब होता है क्या है? कि फैलने वाला, तेजी से फैलने वाला। तो इसका सिनोनिम क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा डी, मैलिग्नेंट। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा। क्या दिया है? Which of the following words in the most opposite meaning to the word confiscated as given in the passage? देखो अब इस बार हमें जो वर्ड दिया है ना confiscated, मैंने बताया था ना इसका मीनिंग, और इसका अपोजिट मांग रहा है कि नहीं सिमिलर नहीं चाहिए, अपोजिट चाहिए, अपोजिट, समझ रहे हो आप? तो अब देखे जरा, एक वर्ड है कॉग्निजेंट, कोवेट, एक्सपीसिएट और रिलंकिस। अब बता दो रहा इसमें क्या मीनिंग होगा इसका दोस्तों। तो दोस्तों कन्फिस्केट का मतलब मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया था, अगर याद हो, कन्फिस्केट इसका जो प्रॉपर मीनिंग था तो मैंने बताया था टू सीज। टाइम थोड़ा खत्म हो रहा है तो थोड़ा सा जल्दी करेंगे। टू सीज मतलब किसी चीज को सीज कर लेना। ठीक है, सीज मतलब जब्त कर लेना। तो अब इसका एंटोनिम क्या होगा? तो एंटोनिम देखो क्या हो जाएगा इसका। तो दोस्तों एंटोनिम होगा इसका किसी चीज को रिलीज कर देना, छोड़ देना, रिलीज कर देना, गिव अप कर देना। ठीक है, एक वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है रिलिंक्विश, ये वाला वर्ड रिलिंक्विश। रिलिंक्विश का मतलब समझते हो क्या होता है? रिलिंक्विश का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ तो रहे हैं लेकिन इच्छा नहीं है छोड़ने की। टू गिव अप समथिंग अनविलिंगली। ठीक है, हालांकि कन्फिस्केट के लिए यहाँ पर और कोई ऐसा वर्ड दिया नहीं है जो ये मीनिंग कन्वे करता हो। ठीक है, तो रिलिंक्विश ही प्रॉपर आंसर हो जाएगा, फिर इसको टिक करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है,
तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप इस वर्ड को। कॉग्निजेंट का वो मीनिंग होता नहीं है, कॉबेट का भी वो मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर मीनिंग होगा वो होगा रिलिंक्विश का। ये तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। हालांकि देखो, प्रॉपर जो कन्फिस्केट का जो सिनोनिम होना चाहिए था वो या तो रिलीज होता या गिव अप होता, बट वो दोनों ऑप्शन में है नहीं है। तो फिर हमें ये वर्ड यूज करना पड़ेगा क्योंकि इसका भी मीनिंग वही होता है, ठीक है। ये बात होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए फटाफट से। What were the conclusion taken out by the researchers at Chicago University on studying the effects of the social media? तो जो शिकागो यूनिवर्सिटी के जो मतलब रिसर्चर थे, उन्होंने क्या मतलब उनको क्या कंक्लूजन निकला जब उन्होंने रिसर्च किया, तो उनको क्या कंक्लूजन मिला? तो आंसर आता है, पीपल प्रेजेंटेड हायर लेवल ऑफ एडिक्शन टू सोशल मीडिया देन द नीड ऑफ स्मोक ड्रिंक। बिल्कुल ये वाला सही पार्ट है। फिर लेवल्स ऑफ एडिक्शन ऑफ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग वर हायर देन दैट ऑफ मीडिया क्रैबिंग्स। तो कह रहे जो लेवल थे, मतलब लेवल ऑफ एडिक्शन था स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से, लेवल ऑफ एडिक्शन ऑफ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग वर हायर देन सोशल मीडिया क्रैबिंग। ऐसा तो बिल्कुल नहीं था भाई। मीडिया का ज्यादा क्रैबिंग थी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को लेकर, ड्रिंकिंग से ज्यादा। देयर वॉज अ हायर रेट ऑफ मीडिया क्रैबिंग्स, ये भी सही है भाई। तो ये दो यानी ए और सी आंसर आ रहा है, यानी कि आंसर होगा ई, ठीक है। अगले की तरफ बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, व्हाट एक्शन आर टेकन बाय स्कूल फॉर स्टूडेंट्स रिगार्डिंग मोबाइल फोन डिवाइसेस एज मेंशन्ड इन द पैसेज। तो कह रहे क्या एक्शन ले रहे थे स्कूल वाले जब उनको पता चल रहा था कि ये जो डिवाइसेस हैं इनकी एजुकेशन को अफेक्ट कर रही है, तो उन्होंने क्या मतलब कौन से एक्शन लिए थे डिवाइसेस को लेकर, ऐसे डिवाइसेस जो उनको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी? तो आंसर आपके सामने दिए हैं, ऑप्शन दिए। पनिश स्टूडेंट्स हु ब्रिंग मोबाइल फोन टू स्कूल, ये तो नहीं था भाई। स्कूल तक तो मोबाइल फोन लेने मतलब पनिश करने की तो बात ही नहीं हो रही थी। हाँ, सीज कर रहे थे, जब्त कर रहे थे, कन्फिस्केट कर रहे थे, लेकिन मारपीट नहीं रहे थे, पनिश नहीं कर रहे थे। यूज इट फॉर एजुकेशनल पर्पजेस एज अ रिवॉर्ड सिस्टम, ये तो बिल्कुल हो रहा था। कई लोग, कई स्कूल उनको अलाउ कर रहे थे कि यूज कर सकते हो एजुकेशनल पर्पज के लिए। तीसरा ऑप्शन दिया है बैनिंग स्मार्टफोन आईपैड मोस्ट पोर्टेबल डिवाइसेस, बिल्कुल ये सही था। बी और सी आंसर होगा। बी और सी किस में दिया हुआ है? ई में, आंसर ई हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी जल्दी से बढ़िए दोस्तों, टाइम कम बचा है, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। व्हाट डज द फ्रेज सोशल नेटवर्किंग एडिक्शन मीन? मतलब ये जो सोशल नेटवर्किंग एडिक्शन है ना, इस फ्रेज का मीनिंग क्या है? स्टॉकिंग पीपल सोशली, ठीक है, स्टॉकिंग पीपल सोशली, किसी को सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे थे क्या हम? ये मीनिंग तो नहीं था। क्रिएटिंग फेक प्रोफाइल्स, नहीं भाई ये भी नहीं था ना, ये भी नहीं था। फाइंडिंग योर फ्रेंड सर्कल ऑनलाइन, ये वजह थी क्या? देखो अभी इसमें ऐसा तो कुछ दिया नहीं था, ये भी नहीं है दोस्तों। फिर क्या लिखा हुआ है? समवन हु स्पेंड्स टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया वेबसाइट, ये बिल्कुल दिख रहा था। समवन हु इज एन इंट्रोवर्ट, नहीं भाई ये भी नहीं, यानी आंसर डी होगा, डी आंसर सही है। बाकी कोई भी ऐसे ही नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द बिलो सेंटेंस समराइजेस द की आइडिया ऑफ द पैसेज? मतलब इसको पढ़ लो एक बार, पढ़ने का पता चलेगा कि पूरा इसकी थीम क्या थी। तो थीम पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है? एक तो नन ऑफ द एबव ऑप्शन दिया है, फिर लिखा है कि बिलीव्स ऑफ साइंटिस्ट फॉर सोशल लाइफ, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। अगला द साइंस बिहाइंड एडिक्शन, बिल्कुल नहीं है ये बात। द एडिक्शन इन स्टूडेंट, सिर्फ स्टूडेंट की बात नहीं हो रही थी, सबकी बात हो रही थी, तो ये भी नहीं है दोस्तों। फिर क्या लगा है? द साइकोलॉजी ऑफ सोशल एडिक्शन, आंसर यही होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से हाँ ये कंप्लीट हो गया है आपका, ठीक है। तो दोस्तों बताइए मुझे, कहीं पर कोई कंफ्यूजन रही हो तो बता दीजिए आप सभी दोस्त। जरा वापस आ जाते हैं एक दो पेजेस पर। ओहो, इनमें से किसी को लेकर कोई कंफ्यूजन रही हो तो बताओ दोस्तों, किसी क्वेश्चन को लेकर। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल सभी के लिए, है ना? प्रॉपर था ये सब कुछ।
चलो फिर आगे बढ़ाएं। अब तो ये कंप्लीट हो चुका है आपका पैसेज। आपको क्या करना है, घर पे जाके इसी पैसेज को एक बार और पढ़ना है ध्यान से, है ना। तो जब आप पढ़ेंगे तो प्रॉपर तरीके से चीजें आपको समझ में आएंगी। ये वर्ड भी थोड़ा याद कर लेना। कॉग्निजेंट का मतलब होता है अवेयर ऑफ समथिंग, ठीक है। कॉबेट मतलब होता है टू विश समबडी, ठीक है। और एक्सपीशिएट का क्या मतलब होगा, टू अमेंड समथिंग, किसी चीज को अमेंड करना, सुधार करना, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स को ध्यान रखना। इसमें इसका मतलब होता है टू डू, टू मेक समबडी, टू डू इट फोर्सफुली, इस टाइप से इन सारे वर्ड्स के मीनिंग होते हैं, ठीक है। तो मेनली फोकस आपका होना चाहिए किस चीज पर, मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि आप पैसेज सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि ज्यादातर आपका जो फोकस होना चाहिए वो रीडिंग पर होना चाहिए। आपको डेली रीडिंग करनी पड़ेगी। रीडिंग करने के मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे। जब आप रीडिंग करेंगे तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट होगा वो आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी, यानी कि चीजों को आप कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे। कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे, रोज नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे, न्यू वर्ड्स आप डेली सीखेंगे, आपकी वोकेबलरी बढ़ेगी, ठीक है। इसके बाद आपको मल्टीपल प्रीपोजिशन का यूज सीखने को मिलेगा कि कौन सा प्रीपोजिशन कौन से कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज होता है। तो प्रीपोजिशन वगैरह का यूज करने में भी आपको हेल्प मिलेगा, ये भी आप सीख पाओगे। बहुत सारे फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, वो कहाँ पर कैसे यूज होते हैं वो रीडिंग करने से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और क्या होता है दोस्तों इसकी मदद से आपको, हाँ, आप जब आरसी, आरसी तो खैर आरसी में तो हेल्प करेगा, लेकिन जब क्लोज टेस्ट सॉल्व करेंगे तो क्लोज टेस्ट में भी ये आपको हेल्प करेगा बहुत ज्यादा। तो दोस्तों मतलब रीडिंग को हम एक कंप्लीट स्टडी पैकेज मान के चलिए कि जब इसको आप प्रॉपरली आप इसको कंडक्ट करते हैं घर पे डेली, और ऐसा नहीं कि आप न्यूज़पेपर ले लिया तो पूरा दिन भर उसी को पढ़ने में बैठ गए हो, आप ऐसा मत करो। आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, आप कोई नॉवेल वगैरह पढ़ रहे हो तो वो पढ़ सकते हो, स्टोरी पढ़ सकते हो। स्टार्टिंग हमें करनी है कि हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, क्योंकि कई बार जब आप स्टडी मतलब जब आप रीडिंग करना शुरू करोगे ना तो ये न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत मतलब क्या कह सकते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज नहीं लगेगी आपको, ये बड़ी बोरिंग लगेगी आपको कि यार क्या जबरदस्ती पढ़ रहे हैं। और उसमें अगर आपने उसको दो चार पेज इकट्ठे पढ़ लिए तो फिर आपको और ज्यादा दिमाग खराब होगा, फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो कोशिश ये करनी है कि आप अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं पढ़ा आपने, तो आप एक काम करो कि स्टार्टिंग करो आप उन स्टोरीज से, उन न्यूज से, उन आर्टिकल से जिसमें आपका इंटरेस्ट है। सपोज आपको क्रिकेट पसंद है तो आप क्रिकेट वाला पेज स्टार्ट कर दो स्टार्टिंग में। 2 दिन 4 दिन जब आप पढ़ोगे तो धीरे धीरे जब वो क्रिकेट वाली न्यूज आपको समझ में आने लगेगी तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि यार मैं न्यूज़पेपर को समझ सकता हूँ। फिर धीरे धीरे आप कोई दूसरा आर्टिकल भी पढ़ना शुरू कीजिए। जब आप दूसरा आर्टिकल पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां से भी आपकी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे आना स्टार्ट होगी। और जैसे एक बार अंडरस्टैंडिंग आने लगी उसके बाद ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आएगा आपको पढ़ने का, बार बार आपका मन करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजों के लिए पूरा एक स्टडी पैकेज है आपका रीडिंग, तो रीडिंग जरूर करिए दोस्तों आप। नए नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे, उनके एक प्रॉपर नोट्स बनाइए आप लोग, है ना। और इसी तरह से हमारी ये वाली क्लासेस कंडक्ट होती रहेंगी दोस्तों रेगुलरली, ठीक है। तो अभी बताओ इसको लेकर कोई कहीं पर किसी डाउट हो तो मेरे ख्याल से तो सबको समझ में आया होगा बड़ा क्लियरली, बड़ा इजी सा। ये क्या नाम है अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, बड़ा ही आसान था, कर लिया होगा सभी दोस्तों ने।